आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में दो मुद्दे बड़े अहम चल रहे हैं, पर एक मुद्दे को इस तरह छुपा दिया गया है कि जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं है। इसी पर हमसे बात करने के लिए एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब जुड़ चुके हैं, जो बड़े ही बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए अक्सर नजर आते हैं। डॉक्टर तस्लीम साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि चीन के मसले पर भी मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले देवेंद्र सिंह की बात की जाएगी, जो आतंकवादियों को सरपरस्त था, उसको जमानत दे दी जाती है, पर जो बेगुनाह लोग हैं उन लोगों को जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट जो है जमानत के लिए तारीख ही नहीं देता। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को आप? देखिए, ये जो मामला डीएसपी का, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ पकड़ा गया है रेड हैंडेड। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई मुखबिरी की है या उस मुखबिरी में वो पकड़ा गया हो या किसी ने जाके जाल बिछा के अकेले, नहीं। इसको उस गाड़ी से उन लोगों के साथ पकड़ा गया जो हिजबुल मुजाहिदीन के लोग थे, रेड हैंडेड पकड़ा गया। ये शख्स डीएसपी था, पोस्टेड था पुलवामा अटैक के वक्त, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, जिसमें आरडीएक्स के से भरी हुई गाड़ी मिली थी उस रूट पे जिसपे सीआरपीएफ का कन्वॉय जा रहा था। इतना इंपॉर्टेंट वाकया जिसमें हमारे जवानों की इतनी बड़ी तादाद में शहादत हुई, 43, जिसके नतीजे में फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, जो टेररिस्ट एक्टिविटी था उसमें ये आदमी रेड हैंडेड पकड़ा गया और उसके बाद इसकी जमानत हो गई। ये हैरत की बात है। जमानत हुई है, केस खत्म नहीं हुआ है, ये भी ध्यान में रखें। लेकिन हम ये देखते हैं संजीव भट्ट पे कौन सा केस है, आज तक उसकी जमानत नहीं हो रही और उसको मुस्तकिल उम्र कैद की तरफ लेके जा रहे हैं। संजीव भट्ट पे क्या केस है? संजीव भट्ट के ऊपर केस ये है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात रॉइट का जिम्मेदार करार देने के लिए गवाहियां दी हैं। तो एक शख्स की खाल बचाने के लिए एक आईपीएस ऑफिसर को उम्र कैद तक आप लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ पूरे देश को तोड़ने वाला डीएसपी का मशकूक इंसान, उसको आप जमानत दे रहे हैं। इससे अंदाजा होता है कि जो ये सरकार है, हमारी सरकार, वो कितनी सेलेक्टिव है और देशद्रोही। जो लोग कहते हैं ना, मुस्तकिल कहा जा रहा है कि ये है देशद्रोह, कि आप वो लोग जो पाकिस्तान की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके पुलवामा का अटैक करते हैं। पुलवामा को लेके याद रखिए कि सवालात अभी बहुत सारे बाकी हैं, जिस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई सरकार की जानिब से। आज तक उनके जवाबात नहीं दिए गए। राहुल गांधी ने भी पूछ लिया, हमने भी पूछ लिया, पूरे मुल्क की अपोजिशन ने पूछ लिया, सरकार ने जवाब नहीं दिया। और उसके बाद ये डीएसपी भी इसलिए पकड़ा गया कि रेड हैंडेड मूव कर रहा था ये हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों के साथ। इसके बाद भी इसकी जमानत हो जाती है। मैंने एक केस कोट किया संजीव भट्ट का, जो अब तक उनकी बेगम जो है पिलर टू पोस्ट भागी फिर रही है, किसी सूरत जमानत हो जाए। तमाम सिविल सोसाइटीज, मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भाग रही हैं कि संजीव भट्ट की जमानत हो जाए। उसकी जमानत नहीं हो रही जिसके ऊपर कोई देशद्रोह का इल्जाम नहीं है। एक आदमी के खिलाफ गवाही देने का इल्जाम है, जो इस मुल्क के वजीर आजम बन गए, जिनको गुजरात राइट पे क्लीन चिट मिला है। उनकी सिर्फ उसके लिए उम्र कैद है। और जो देश को तोड़ दे, जो देश के जवानों को शहीद कर दे, उसको जमानत दे के आप दामाद बना के बिठाएंगे। बहुत खूब। और इसके बाद मैंने अगर लाइन लेनी शुरू की तो आप देखिए, सफूरा जरगर है, मीरान हैदर है, कितने सारे नौजवान लड़के, वो 50 के करीब लोग जेल में क्यों हैं? सिर्फ एक कसूर उनका है कि उन्होंने अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क के एक कानून के खिलाफ पुरअमन मुजाहरे किए थे। उनके ऊपर कोई ये इल्जाम नहीं है कि उन्होंने किसी किस्म का तशद्दुद बपा किया। जिनके ऊपर तशद्दुद के खुले आम इल्जाम हैं, जिन्होंने चैलेंज किया कि हम तशद्दुद बपा करेंगे, उनके खिलाफ आज तक कोई एफआईआर भी नहीं है। तो ये सेलेक्टिविज्म बता रहा है कि जो मौजूदा फासिस्ट हुकूमत है, ये हुकूमत न नेशनलिज्म में यकीन रखती है, न पेट्रियोटिज्म में यकीन रखती है, न इंसाफ के तकाजों में यकीन रखती है। इसे सिर्फ अपनी खाल बचानी है, इसे सिर्फ अपने एजेंडा को सर्व करना है, इसे सिर्फ अपनी पार्टी को ऊपर रखना है। देश से कोई लेना देना नहीं है।
देश के हित से कोई लेना देना नहीं है। करोड़ लोगों का जो सड़कों पे बारे मारे मजदूर फिरे, उनकी रोटी रोजी से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ अपने फासिस्ट एजेंडे को बरूएकार लाना है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये देशद्रोहियों की सरकार है, जो पहले अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे, आज जो है उसी अंग्रेज के एजेंडा को बरूएकार लाने के लिए इस देश के अवाम का दमन कर रहे और आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि सर जैसे कि आपने देखा हम लगातार देख रहे हैं चीन का मसला जो है वो बढ़ता जा रहा है। चीन पर हमारी सरकार को 2 दिन लग जाते हैं कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, और ये वही सरकार है जो पुलवामा में जब सैनिक शहीद होते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, तो सेना के दम पर 2019 की सत्ता पा लेते हैं। पर चीन के साथ और सैनिकों का जिस तरीके का अपमान सामने आया है, उसे किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, चीन का मसला कोई नया तो है नहीं, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि सन 62 की जंग के बाद जब अक्साई चीन हमसे छिन गया था, 37,000 किलोमीटर का एरिया, उसके बाद से अब तक चीन के साथ कोई हमारा लंबा चौड़ा कोई स्टैंड ऑफ नहीं हुआ। कब शुरू हुआ स्टैंड ऑफ हमारा? 2017 में पहली बार चीन के साथ बातचीत होती रही, आते जाते रहे, कोई ना कोई एग्रीमेंट होते रहे, भूटान हमारे साथ खड़ा रहा। यानी चीन ही के उसी जमाने में हमने सिक्किम को भी अपने साथ शामिल किया, जो चीन का एक छोटे सा कस्बा था, उसे एक रियासत के तौर पर देश में हमने शामिल किया। अरुणाचल हमारे साथ रहा। भूटान के साथ हमारे ताल्लुक की नोयत ये थी कि भूटान और भारत का मुआहदा चीन की वजह से ये हुआ कि भूटान को जब कभी जरूरत पेश आएगी या उनके फॉरेन अफेयर्स के मामला आते हैं और डिफेंस के मामला आते हैं, वो भारत के मशवरे से करेगा। वो सिर्फ इसलिए कि चीन की सरहद पर है। इस सब के बाद और फिर तमाम रोड के एग्रीमेंट, बहुत सारे एग्रीमेंट चीन के साथ होते रहे। 2017 में पहली मर्तबा डोकलाम पर चीन की फौजें आई और उन्होंने वहां सड़क बनानी शुरू की। इससे पहले किसी स्टैब्लिशमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई रिपोर्ट नहीं है। 2017 में मोदी जी की सरकार के दौरान जो डोकलाम का एरिया, एक वो एक्चुअली भूटान में है, लेकिन हमारा जो चिकन नेक का एरिया है, चिकन नेक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। चिकन नेक 22 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर का रोड है, और इस रोड के जरिए हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो 7 स्टेट्स हैं, बाकी भारत से वो 7 स्टेट का जोड़ सिर्फ इस छोटे से रोड के साथ होता है। उस रोड को खुदा ना खास्ता कोई किसी दिन तोड़ दे और हमसे छीन ले तो हमारी 7 स्टेट्स जाएंगी। इतना सीरियस इशू है वो, और उस पर आके खड़ा हुआ चीन, डोकलाम के जरिए वहां घुसने की कोशिश की, और तब से लेके आज तक चीन की तरफ से मुस्तकिल दरअंदाजी जारी है। 50 किलोमीटर तकरीबन अरुणाचल के अंदर घुसा हुआ है। आज तक चीन के बारे में हमारी सरकार ने बात नहीं की। पिछले 3 साल में कितना आया, और पहले वो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे था, 3 साल नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर रहा। ये पहला मौका है कि वेस्ट की साइड आया। 62 के बाद से अब वेस्ट की साइड में लद्दाख वाले पोर्शन में ये गलवान की जो वादी है, गुलाम रसूल गलवान ने इसको डिस्कवर किया था, इस वादी को। आज भी उनकी फैमिली वही रहती है उसी हालत में। ये गुलवान की जो वादी है, इस पे जो अब ये स्टैंड ऑफ हो रहा है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है चीन की तरफ से कि उनके कितने लोग मारे गए। अब हमारी सरकार जो कह रही है, हम वो मानने पे मजबूर हैं कि साहब ठीक है, वो 40 उनके भी हमने मारे, लेकिन जो हमारे 20 मरे हैं, कहा कि हाथापाई में मारे गए हैं। वो हाथापाई में इसलिए मारे गए कि वो एलएसी पे ये कानून है कि चीन की फौजें और भारत की फौजें दोनों वहां हथियार मेंटेन नहीं कर सकती हैं। ये एलएसी का वायदा है कि वहां हथियार, तो वो इसके बावजूद, अरे भाई, हाथापाई में और धक्का मुक्की में 20 आदमी मारे जाते हैं। कैसे मारे गए, इसका जवाब सरकार देना नहीं चाहती। ऊपर से ये कह रही है कि कोई स्टैंड ऑफ नहीं हुआ। अरे भाई, तो फिर ये झगड़ा कैसे हो गया? फिर 20 आदमी कैसे मारे गए? आप कह रहे हैं वहां पर उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप कह रहे हैं उनका कोई कब्जा नहीं है, आप कह रहे हैं वो अंदर नहीं आए। फिर ये 20 आदमी गाली गलौज करते करते, मार पिटाई होते हुए 20 आदमी और 40 के करीब जख्मी। कैसी थी ये धक्का मुक्की थी, कैसी ये घूसेबाजी थी कि 20 आदमी हमारे मारे गए और आप जवाब देना नहीं चाहते? ये जो बड़ी। और एक खास बात मैं आपसे बताऊं, चीन के साथ हमारे सिफारती ताल्लुकात की नोयत हमेशा ये रही है कि हमारे जो वजीर आजम अब तक रहे हैं, वो चीन का दौरा पूरे टेन्योर में नेहरू जी ने किया, एक बार किया, शास्त्री जी वहां गए नहीं।
इंदिरा गांधी शायद एक बार गई, और ये जो थोड़े थोड़े अरसे के प्राइम मिनिस्टर हुए ये तो कोई गया ही नहीं वहां पर। तो कुल मिला के जो दौरे हुए हमारे वज़राए आजम के, मोरारजी देसाई वहां नहीं गए, वीपी सिंह वहां पे नहीं गए, चंद्रशेखर वहां पे नहीं गए, देवगौड़ा वहां नहीं गए, आई के गुजराल वहां नहीं गए, ये सब प्राइम मिनिस्टर गुजरे। हमारे नरसिम्हा राव शायद एक बार वहां गए। तो ये कुल मिला के 5-6 दौरे इन वजीर आजमों ने किए। मगर मोदी जी ने, हैरत होगी जान के लोगों को, 9 दौरे किए हैं चीन के अपने टेन्योर में, 9 दौरे किए हैं। बाकी वज़ीर आज़म ने 1 या 2 दौरे किए। ये अकेले भाई साहब 9 मरतबा जाके आए। 4 मरतबा ये गए जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और 5 मरतबा गए हैं 6 साल की प्राइम मिनिस्टरशिप के दौर के टेन्योर में। 5 मरतबा 6 साल में 5 मरतबा झूला झूल रहे बैठ के। जिस दिन वो यहाँ आते हैं दौरा करने के लिए, उनकी फौजें हमारे फौजियों को वहां मार रही होती है, और ये उनके साथ जो है वो गलबैयां कर रहे होते हैं। ये कौन सी पॉलिसी है चीन के साथ, कौन से ताल्लुकात है, कौन सी दोस्ती है? हमें बताएं कि कितना एफडीआई चीन के जरिए यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। आप 16 जून को हमारे फौजी लड़ रहे थे, हमारे फौजी मारे जा रहे थे सरहद पे, यहां पर अवाम चिल्ला रहे थे कि चीन का बाइकआउट किया जाए, चीनी चीजों का बाइकआउट किया जाए, और हमारी सरकार मेरठ और दिल्ली मेरठ का जो मास ट्रांजिट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो एक मोनोरेल का एक प्रोजेक्ट है दिल्ली और मेरठ वाले, उसका ठेका 16 जून को इस झगड़े के दौरान दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्यों भाई? देश कह रहा है कि चीन का बाइकाट करो, हमारी फौजें सड़क पे पिट रही हैं, मर रहे हैं हमारे फौजी, और आप उनको जो है कारोबार के ठेके दे रहे। 71,000 एलईडी चीन के बने हुए अमित शाह जी ने अभी बिहार की रैली में यूज किए, बंगाल की रैली में यूज किए। 71,000 एलईडी चीन के आप यूज कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं हमने चीन को आंखें दिखा दी हैं, हमने लाल आंखें दिखा दी हैं, हमने जर्द आंखें दिखा दी हैं, हमारा हमने उनको घुसने नहीं दिया, भाई देखिए झूठ मत बोलिए, देश आपके साथ है। हम कह रहे हैं आप एक चुनी हुई सरकार है, आप एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, आप उसके लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर है, लेजिटिमेट डिफेंस मिनिस्टर है, देश तो आपके साथ खड़ा होगा। जब चीन का मसला आएगा या देश की सॉवरेनिटी का मसला आएगा, हमारी सरहदों की हिफाजत का मसला आएगा, तो सारा देश अपनी सरकार के साथ खड़ा होगा। कोई कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू और एसडीपीआई कुछ नहीं, सारा देश एक साथ जबान से खड़ा। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे और हमको दूसरे जरायों से खबरें मिलती रहेंगी कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर सारा देश आपकी तरफ उठ के सवाल करेगा और आपसे पूछेगा कि सच क्या है। हमने कहा था पहले जमाने में भी होता रहा कि भाई एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और उस मीटिंग में आप जो सच है वो पार्लियामेंट के लोगों के सामने रखिए और उनका ताबुल लीजिए। आपने ऑल पार्टी मीटिंग, मैंने परसों मुतालबा किया था तो कल हुई है, तो ऑल पार्टी मीटिंग बुला के उसमें भी आपने जो कहा उस पर 10 सवाल खड़े हो गए। इस तरीके से एक और होता है कि साहब हम ये कहते हैं कि व्हाइट पेपर लाइए, अब व्हाइट पेपर भी झूठ का पुलिंदा आने लगा, तो ना व्हाइट पेपर में सच मालूम हो रहा है ना ऑल पार्टी मीटिंग में। तो अब एक चीज बच जाती है जो अभी खराब नहीं हुई है, दैट इज द जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और ये वो सरकार है जो किसी मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनाती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपोजिशन के मेंबरान पार्लियामेंट और सरकार के मेंबरान पार्लियामेंट दोनों की मुश्तरका एक कमेटी होती है, और वो अप्रूव करती है, तहकीक करती है, इन्वेस्टिगेट करती है चीजों को। तो आप कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाते जिसमें अपोजिशन के लोग भी शामिल हो। इसका मतलब आप ट्रांसपेरेंट रहना नहीं चाहते, और इतने सेंसिटिव इशू पे, देश के इशू पे भी आप देश के लोगों को सच नहीं बताना चाहते, उनके साथ आप ट्रांसपेरेंसी यूज नहीं करना चाहते, और फिर उस दुश्मन को आप ठेके भी देते हैं, तो फिर आपकी नीयत पे सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ लेना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने देश की जनता से बार बार झूठ बोला है, हमने ये देखा है कि जब भी ऐसे ये हमले हुए हैं सैनिकों पर, तो एक तंजीम है आरएसएस, वो तुरंत कहती है कि हमारे जो आरएसएस में लोग हैं वो इतने बलवान हैं कि एक बार अगर मोदी जी अनाउंसमेंट कर दें तो वो सेना पर जाकर के सबक सिखा देंगे पाकिस्तानियों को। तो अभी तक आरएसएस की तंजीम जो है वो खामोश है। पहले देखिए, आरएसएस की तंजीम तो मुझे याद है अभी पिछले साल आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी हैं,
उन्होंने कहा था कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि देश की सेना तो बाद में उठेगी, हम 3 दिन में आर्मी खड़ी कर सकते हैं, 3 दिन में आर्मी खड़ी कर सकते हैं। ये मोहन भागवत जी भाई, हमने उस वक्त भी पूछा था भाई किसके लिए आर्मी, जब हमारे पास एक सक्षम सेना है, एक ताकतवर फौज हमारे पास है और किसी तरह की कोई कमी नहीं है इस फौज में। आपने कहा तो अब राफेल लिया है और राफेल के बाद तो इस फौज का कोई जवाब ही नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक फौज है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं और हमको फख्र है अपनी आर्मी पर, अपनी फौज के ऊपर। लेकिन जब मोहन भागवत जैसे आरएसएस के लोग, चीफ, ये बोले कि हम 3 दिन में आर्मी खड़ी कर देंगे, तो इसका सीधा मैसेज जाता है कि गोया उस आर्मी को आप ताकतवर और काबिल लिहाज नहीं समझते, आपको एक प्राइवेट आर्मी की जरूरत पेश क्यों लाना चाहते, ये सवाल हमने उस वक्त भी किया था। और आज ये सवाल फिर से उठता है कि भाई साहब आप जब जो आर्मी 3 दिन में उठा रहे थे, आज देश की जो अखंडता है वो आप अखंड भारत बनाना चाहते, आज देश की अखंडता को खतरा पैदा हुआ है। कहां है वो तीन दिन में उठने वाली आर्मी, वो क्यों नहीं जाती वहां पर? वहां पर तो हथियार ले जाने की इजाजत नहीं है, हाथों से लड़ाई होती है, मुक्के मार के, तमाचे मार के लड़ाई होती है। आपके कहा है वो तीन दिन वाली फौज, क्यों नहीं भेजते उसको सरहद पे? अरे हम तैयार है। प्राइम मिनिस्टर के इजाजत की उनको जरूरत नहीं है मोहन भागवत जी को, उन्होंने तो बगैर इजाजत के ही कह दिया था कि हम 3 दिन में उठा देंगे। लेकिन हम तैयार हैं, आर्मी के साथ हमको भेजिए, हम भी जाएंगे और जाके चीन की सरहद पे मुकाबला करेंगे। मगर सच बोलो, झूठ मत बोलो और ये जुमलेबाजी मत करो। ये इलेक्शन नहीं हो रहा है कि इलेक्शन में आपका जो होम मिनिस्टर बोल देते हैं वो तो चुनावी जुमला था, 15 लाख रुपए देंगे, वो तो चुनावी जुमला था। भाई साहब ये चुनावी जुमला नहीं है, ये मैदान जंग है। यहां पर मुल्क की सरहदों की हिफाजत का हकीकी सवाल मौजूद है। आपने जुमले बोले तो मुल्क टूट जाएगा, मुल्क आपको माफ नहीं करेगा कभी जिंदगी भर। और जब सारा देश खड़ा है आपके साथ, 137 करोड़ अवाम खड़े हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है, एक मुट्ठी आप सरकार के पीछे खड़े हैं, मगर उस सरकार के पीछे नहीं जो झूठ बोले। हम तैयार है, सारा देश जाने को तैयार है सरहद पे, लेकिन झूठ मत बोलिए और जुमलेबाजी।